साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा सोशल मूवमेंट टाइम्स के माध्यम से आपके सामने हाजिर। 25 जून 2023 शाम तकरीबन 6 बजे का वक्त है। आइए एक बार फिर एनालाइज करें बहुत सारे सवालों को और उनके जवाबों को तलाशने की कोशिश करें। काफ़ी सारे साथियों ने बड़े अजीब से सवाल पूछे हैं और एक मुख्य सवाल जो उभर कर सामने बार बार आ रहा है वो ये कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी, इतना अरसा बीत जाने के बाद भी हम अपने मिशन को पाए तकमील तक क्यों नहीं पहुंचा पाए। सवाल बड़ा वाजिब भी है, इंटरेस्टिंग भी है और इसका जवाब तलाशना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम जितने भी भारत के मूल निवासी बहुजन हैं, SC, ST, OBC और हमसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन वगैरह, और भी जो बाहर से आके भी यहाँ बसे हैं, चाहे वो फ्रेंच हो, डच हो, पोर्तुगीज़ हो, इंग्लिश हो, एंग्लो इंडियन हो, जो यहाँ बस गए, जो भारत के संविधान में अपनी पूरी आस्था रखते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर विश्वास रखते हैं, उन सब को सामने रखते हुए मैं ये दावे से एक बात कह सकता हूँ कि जो मिशन मॉडर्न इंडिया मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ल्ड में हो चुकी थी और इंडिया में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुकी थी, उसके बाद का एरा, मॉडर्न इंडिया में जो ख्वाब हमारे महामानव राष्ट्रपिता महामानव ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले जी ने देखा और उसको आगे बढ़ाते हुए छत्रपति शाहूजी महाराज, सियाजी राय गायकवाड़, पेरियर वी रामास्वामी नायकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गाडगे बाबा और इस तरह के जितने भी हमारे संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जो एक ख्वाब देखा था कि अब वो दिन दूर नहीं जब पिछले 800-900 हज़ार या 1200 साल की इस गुलामी का अंत हो जाएगा। तो उस सिलसिले को अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो साथियों, कुछ चीज़ें तो अपेरेंटली नज़र आ ही रही हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। जैसे राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा उछाल है, उभार है मूल निवासी बहुजन वर्ग में। और अगर आप थोड़ा और गौर से देखें तो चाहे आप कोई भी मनुवादी पार्टी ही क्यों ना हो, मूल निवासी बहुजनों के नाम पर ही वोट मांगती है, उनके मुद्दों पर ही चुनाव में उतरती है और फेक सर्टिफिकेट लेकर भी वोट लेने की कोशिश करती है। जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी अगर OBC का झूठा आवरण ना ओढ़ते, झूठा OBC होने का ढोंग ना करते, तो वो शायद गुजरात के मुख्यमंत्री भी ना बन पाते। 2 बार देश के प्रधानमंत्री बनना तो उनके बस में था ही नहीं। तो इसी तरह से कांग्रेस का भी आप देखिए, तकरीबन फोकस अब SC पे और OBC पे आ चुका है, ST पे भी है और माइनॉरिटी पे भी है। तो इसके अलावा और जैसे आप पार्टी है, कम्युनिस्ट हैं या रीजनल पार्टीज़ हैं, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में NC है, PDP है, तो इनका भी अब फोकस जो है मूल निवासी बहुजनों पर ही है। हालांकि ये पार्टियां जो हैं ये तथाकथित ऊंची जातियां, मनुवादी या ब्राह्मणवादी लोगों की पार्टियां हैं। ये तो एक परिप्रेक्ष्य देखने का कि राजनीतिक तौर पर मूल निवासी बहुजनों में एक बहुत बड़ा उभार है। अब उस उभार को, उस मूवमेंट को कंसोलिडेट कैसे करना है, उसको वोट बैंक में कैसे कन्वर्ट करके प्योरली मूल निवासी बहुजनों की पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैसे सत्ता में लाना है और विपक्ष में भी कैसे लाना है, यानी जितनी भी पार्टियां भारत में आने वाले समय में हो या किसी भी राज्य में हो, वो मूल निवासी बहुजनों की ही हों, इस पर कैसे फोकस करना है। तो ये जो बाइफर्केशन अब हमें रह गई है, इतनी जागृति के बावजूद रह गई है, इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस के बावजूद रह गई है, तो इस पर काम करने की ज़रूरत होगी। मगर मैं एक बुनियादी चीज़ जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल चेंज तो सामने होता हुआ दिखता है और वो दिख भी रहा है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तकरीबन दिखती है। अगर आप सपोज एक सर्वे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाखों करोड़ अब SC, ST, OBC माइनॉरिटी की जेब में हर साल आमदनी, इनकम, सैलरी, बिजनेस, प्रोफेशन, एग्रीकल्चर, किसी न किसी बहाने से लाखों करोड़ का जो एक बहुत बड़ा इकोनॉमी है जो अब इनकी वो खड़ी हो चुकी है। 1947 या उससे पहले ये बहुत कम थी। OBC में फिर भी थी, कुछ माइनॉरिटी में भी थी, मगर SC, ST में तो बहुत ही नेग्लिजिबल थी। अब SC, ST में भी एक उभार आया, वो भी लाखों करोड़ हर साल जो है
नौकरी पेशा से, बिजनेस से, प्रोफेशन से, एग्रीकल्चर से, या और भी जो व्यवसाय हैं, जो प्रोफेशंस हैं या काम धंधे हैं, उनमें से वो कमा रहे हैं। तो सोशल चेंज जो है वो तो नहीं दिखता, मगर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंज जो है वो सामने दिखता है। वो देखने के लिए ज़्यादा गहराई से आपको नहीं जाना पड़ेगा, आप मोटे तौर पे आम नज़रिए से भी उस चेंज को देख सकते हैं। मगर मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है सोशल चेंज। तो साथियों, सोशल चेंज को देखने के लिए आपको बड़ी बारीकी से एक स्पेशल नज़रिए से आपको देखना पड़ेगा कि सोशल चेंज कितना हुआ है। मैं कुछ एक चीज़ों पे फोकस आपका ले जाना चाहूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा जो है उस मूवमेंट ने कितना बड़ा कमाल कर दिया है। एक तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि अब देश में अनगिनत आधी से ज़्यादा शादियाँ अंतरजातीय या अंतरधर्म यानी इंटर रिलीजियस या इंटर कास्ट होती हैं। आप देखिए, जो विवाह शादी के कार्ड भी अब आपके घरों में आते होंगे, आप अगर उनको गौर से देखें तो अब एक ही कास्ट में शादी का रिवाज तकरीबन ख़त्म हो रहा है। और हिंदू धर्म की बुनियाद ही वर्ण और जाति है। तो मैं ये दावे से आपको कह दूं कि हिंदू धर्म की बुनियाद बिल्कुल हिल चुकी है। अब हिंदू धर्म क्या है इस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, काफ़ी सारे वीडियोज़ आप मेरे देख सकते हैं, या फिर इस पर चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म है भी नहीं। और जैसे ये कहते हैं ये सनातन धर्म है, तो सनातन कोई धर्म नहीं होता। बुद्ध का धम जो है, ऐसो धमो सनातनो, वही सनातन है। सनातन उसकी क्वालिटी है, धर्म जो है, धम जो है वो बुद्ध का धम है, वो धर्म नहीं धम है। तो धम ही सनातन है। सनातन मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी कई सदियों से चला आ रहा है और अपने मूल तत्व, मूल ज्ञान को जो है मेंटेन किए हुए है। जैसे बुद्ध के त्रिशरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएँ, और जो उनकी टीचिंग्स और प्रीचिंग्स हैं वो एज इट इज़ राइट फ्रॉम बिगनिंग, पहले बुद्ध से लेकर 28वें बुद्ध तक और उसके बाद अब तक एज इट इज़ जनरेशन टू जनरेशन जो पास ऑन हो रही हैं, उसी को सनातन कहा गया है। तो इस पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल फॉर द टाइम बिंग हिंदू धर्म को धर्म मान के एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है, आर्गुमेंट के लिए मान लेते हैं हिंदू धर्म एक धर्म है, रूढ़ी या परंपरा नहीं रह गई है। अब ये कुछ धर्म की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, हालांकि ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मगर तो ये वर्ण और जाति पे बेस्ड है। 6743 जातीय मंडल कमीशन में आइडेंटिफाई हुई थी। तो अब जातियों का टूटना जो है वो शुरू हो चुका है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जो कंक्लूजन दिया था, अगर आप उसे पढ़ें तो उन्होंने कंक्लूजन में ये कहा है कि स्टे इंसिडेंट्स ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेज एंड इंटरकास्ट डाइनिंग वुड नॉट एनिहिलेट कास्ट। स्टे इंसिडेंट्स का मतलब है कुछ एक उदाहरण जैसे मिल जाते हैं, कोई एक शादी हो गई, कोई एक अंतर्जातीय भोज हो गया, तो कुछ एक भोज या कुछ एक शादियां जो हैं उनसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि जातियों का बीज नाश नहीं होगा, सर्वनाश नहीं होगा। और इसके लिए धार्मिक ग्रंथ जो हैं, धार्मिक किताबें जो हैं, उनकी मान्यताओं को निस्तो नाबूद करना होगा, रद्द करना होगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि डायनामाइट से उड़ा देना होगा, या समुद्र में फेंक देना होगा, या जलाकर राख कर देना होगा, यहाँ तक कहा। खैर उस एक्सट्रीम पे हम नहीं जाते, हम उनके बुनियादी कंसेप्ट पे ही रहते हैं। तो उनका ये मानना था कि धार्मिक मान्यताओं का अंत करना होगा, उन धार्मिक मान्यताओं का जिनसे वर्ण और जाति जो है इसको जन्म मिला और संरक्षण मिल रहा है। तो बाबा साहब की ये बात तो बहुत बड़ी है, इसको समझना होगा। इस बात को अगर हम और भी गौर से समझना चाहें तो मेरा ये मानना है कि बाबा साहब ने ये कहा था कि स्टे इंसिडेंट्स जो होते हैं, कुछ अंतर्जातीय विवाह हो गए, कुछ अंतर्जातीय भोज हो गए, उससे कम से कम जाति का विनाश नहीं होगा, वर्ण का नाश नहीं होगा। इसके लिए धार्मिक मान्यताओं को रद्द करना होगा। इसका दूसरा पहलू या इसका अदरवाइज़ हम दूसरा रूप देखें तो बाबा साहब ये कह रहे थे, या तो बहुत सारी अंतर्जातीय शादियाँ हों, अंतर धर्म शादियां हों, और बहुत सारे अंतर्जातीय अंतर धर्म बड़े बड़े भोज हों, आपस में सोशल एंडोस्मोसिस हो और बहुत बड़े पैमाने पे हो, तो भाईचारा आएगा और ये हिंदू धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। और जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना का कंसेप्ट प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में या सारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, वो पूरा होगा। तो उस संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब भारत में अंतर्जातीय, अंतर वर्ण और अंतर धर्म जो हैं बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं, भोज भी लगातार हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। तो बाबा साहब की बात को ही सही रास्ते पे ले जाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने
मंदिरों के पुजारियों की नियुक्तियों में SC ST OBC को भी बड़े पैमाने पे भरना शुरू कर दिया है, उनकी भर्ती भी शुरू कर दी है। तो धार्मिक कार्यक्रमों की सुप्रीमेसी जो ब्राह्मण की थी उसको एक बड़ा चैलेंज उन्होंने दे दिया है। इसके अलावा मंदिरों की अथाह संपदा को भी अपने कब्जे में लेके एजुकेशन में लगाना शुरू कर दिया है। मंदिरों की अथाह जो ज़मीनें हैं उन पर भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने की कवायद उन्होंने शुरू कर दी है और ये कानून बना दिया है। ये सिर्फ कवायद नहीं शुरू की, तमिलनाडु सरकार ने DK मूवमेंट को, द्रविड़ कज़ागम मूवमेंट को सर्वोपरि रखते हुए DMK द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम पार्टी के MK स्टालिन CM के नेतृत्व में ये सारे फैसले ले लिए और इन्हें कानून बना दिया। इसके बाद कर्नाटका में संविधान का जो प्रियम्बल है हर स्कूल हर कॉलेज में मैंडेटरी कर दिया गया है और वहाँ पर भी मंदिरों में SC ST OBC के पुजारियों की भर्ती शुरू हो गई है। इसके अलावा राजस्थान सरकार, जो अशोक गहलोत जी की सरकार है, जो सैनी माली जाति के हैं, उन्होंने भी अपने राजस्थान में भी सभी मंदिरों में SC ST OBC पुजारियों की भर्ती शुरू कर दी है और बड़े पैमाने पर ये काम शुरू कर दिया है। तो ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी को एक बड़ा चैलेंज उन्होंने भी दे दिया है। इसके अलावा पूरे भारत में अब SC ST OBC जो है मंदिरों के ट्रस्ट में आगे पीछे यहाँ धार्मिक कार्यक्रमों में जाने लगे हैं। एक तरफ कभी हमें ये भी लग सकता है कि कहीं इससे मंदिर मजबूत तो नहीं हो जाएंगे, हिंदू धर्म मजबूत तो नहीं हो जाएगा, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एक बहुत बड़े महामानव पेरियर EV रामास्वामी नायकर ने कहा था, जब SC ST OBC मंदिरों में जाएंगे तो यही ब्राह्मण मंदिरों की असलियत लोगों को बता देंगे और उसके बाद मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उसकी असलियत लोगों के सामने आ जाएगी कि कोई ईश्वर भगवान देवी देवता कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक स्टैचू है। और ये भी सच्चाई सामने आ जाएगी कि मंदिर एक बहुत बड़ा धंधा है ब्राह्मणों के लिए, जो बिना काम किए बैठे बिठाए अरबों खरबों रुपये के पैसे कमाने का साधन है ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण जाति के लिए। और अब ऐसा होगा क्योंकि SC ST OBC की भरपूर जो है भर्ती मंदिरों में शुरू हो गई है और ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी चैलेंज हो चुकी है। तो अब ब्राह्मण लोगों को बताएंगे कि मंदिरों में कुछ नहीं रखा, आने वाले दिनों में हिंदू धर्म का सर्वनाश तय है और बुद्ध धर्म का उदय बहुत तेज़ी से हो ही रहा है। वापस हम अपने ग्लोरियस पास्ट में चले जाएंगे और बुद्ध धर्म को पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में एक बार फिर अपनाने के लिए, प्रेरित करने के लिए हम संकल्पबद्ध हो जाएंगे और ये काम होगा। इसके अलावा और भी अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें तो पूरे भारतवर्ष में SC ST OBC को हर पॉलिटिकल पार्टी जो है लेना शुरू कर चुकी है। और जैसा कि BJP की मजबूरी है, पहले रामनाथ कोविंद जी को प्रेसिडेंट बनाया, फिर मुर्मू जी को प्रेसिडेंट बनाया। इसी तरह कर्नाटका में कांग्रेस की मजबूरी देखिए, सारी की सारी कैबिनेट OBC SC ST की है, माइनॉरिटी की है और मनुवादी उसमें नदारद हैं। तमिलनाडु की सरकार में भी OBC SC ST माइनॉरिटी हैं, मनुवादी उसमें नदारद हैं। मेरा ये दावा है अब आने वाले दिनों में हर UT, हर स्टेट और सेंटर की गवर्नमेंट में और लोकल बॉडीज़ में सिर्फ मूल निवासी बहुजन ही इलेक्शन लड़ेंगे, वही जीतेंगे, वही पूरी तरह से काबिज भी होंगे। इसी चीज़ को रोकने के लिए मनुवादी पार्टियां, खास करके RSS, BJP और इनके जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं, वो एजुकेशन को ख़त्म करने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट ला रहे हैं और इकॉनमी जो है कुछ हाथों में ले जाना चाहते हैं, सारे का सारा पैसा इस देश का लूट के बाहर ले जाना चाहते हैं। अंबानी, अडानी और कुछ एक बिजनेसमैन को इन्वॉल्व करके सारी की सारी इकॉनमी यहाँ से बर्बाद कर देना चाहते हैं। मगर मैं ये दावे से कह सकता हूँ जितनी जागृति अब हमें आ चुकी है, अब हमें सिर्फ कंसोलिडेट होकर, एकजुट होकर, एक मुश्त होकर सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस लेवल पर और इकोनॉमिक फ्रंट पर पूरी ताकत के साथ हमें आगे आ जाना चाहिए और इस देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और सभी साधनों संसाधनों पर कब्जा कर लेना चाहिए, जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, ताकि देश का कम से कम नुकसान हो। जितना माल, जितना पैसा, सोना, हीरे चांदी इतिहास में, पूरे इतिहास में, चाहे वो टर्की के इन्वेडर हों, अफ़गानी इन्वेडर हों या ब्रिटिश इन्वेडर हों, फ्रेंच, पुर्तगीज़, डच इन्वेडर हों, जितना मिलाकर वो सारा लूट के ले गए थे, उससे कई लाख गुना अंबानी, अडानी ही दो ही ले गए हैं। तो बाकियों की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है। सिर्फ अंबानी, अडानी नहीं है, करीब 10,000 से ज़्यादा ऐसे लुटेरे इस देश को लूटने में लगे हुए हैं और मोदी सरकार पूरी तरह से उनके समर्थन में है। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि जितने भी MP हैं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये सारे उन्हीं के पैसों से ज़िंदा हैं, उन्हीं के पैसों पे चलते हैं और घुटनों के बल उनके सामने बैठे हुए हैं। इसके अलावा ED, CBI, IT, बहुत सारे डिपार्टमेंट और वो संस्थान भी जिसका मैं शायद नाम नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे, वो भी घुटनों के बल इन कैपिटलिस्ट फोर्सेस के सामने या कॉरपोरेट सेक्टर के सामने बैठे हैं।
तो चैलेंजेस भी आपके सामने है, ताकत भी आपके पास है, बहुत आगे आप आ चुके हैं। एकजुट हो जाइए, स्वार्थ छोड़ दीजिए। मैंने एक चीज़ देखी, जितने भी मिशनरीज से मैं मिलता हूँ, बातें तो वो फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा की करते हैं, मानवता की करते हैं, बुद्ध की करते हैं, फुले साहब की करते हैं, बाबा साहब की करते हैं, मगर वो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की जो डेमोक्रेटिक सेटअप हैं, उनकी तरह वो जाति, धर्म, वर्ण से ऊपर नहीं उठ पाते। कहीं ना कहीं वो अपने धर्म में ही अपने सहमति जताते हैं, या फिर अपने वर्ग में, जैसे ओबीसी के लोग सिर्फ ओबीसी से ही बात करना चाहेंगे, अगर अपनी जाति से निकल भी जाएंगे तो सिर्फ ओबीसी से ही बात करना चाहेंगे, एससी एसटी माइनॉरिटी से नहीं करना चाहेंगे। यही बीमारी एससी वालों को भी है, यही बीमारी एसटी वालों को भी है, यही बीमारी मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस को भी है। तो इस बीमारी से आपको उभरना होगा। दूसरा, बहुत सारे मिशनरीज को मैंने देखा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मतलब अपनी जाति में ही मर जाते हैं। वो लीडरशिप कहाँ ढूंढते हैं? सिर्फ अपनी जाति में। और अपनी जाति में चाहे कितना भी सुपर नालायक लीडर क्यों ना मिल जाए, उसका अनुसरण करेंगे। जो सही लीडर समाज का होगा उसका अनुसरण नहीं करेंगे। और यही वजह है कि बहुत बड़े पैमाने पे पहुंची हुई हमारी मूवमेंट्स भी अल्टीमेटली फेल हो जाती हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपके सामने हो चुका है एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल इसी बीमारी की वजह से आज ज़मीन दोज हो चुका है, धराशायी हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और अब शायद आरएसएस भाजपा के कदमों में ही बैठ गया है, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा और भी कई दल हैं जो उभरे थे और बाद में ओबीसी के कुछ दल यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में मैं देख रहा हूँ, वो भी मनुवादियों के तलवे चाटने तक ही सीमित हो गए हैं। तो मैं एक चैलेंज उन सबको देना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, आप अपने समाज के साथ आ जाइए, उन मनुवादियों की तरफ मत जाइए, अपनी छोटी सी राजनीति मत करिए, अपने छोटे छोटे मफाद के लिए मत मरिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ चौधार तालाब आंदोलन के समय जब मनुस्मृति को जलाया था, तो अपने भाषण में एक मुख्य बात ये भी कही थी, कीपिंग ए स्मॉल ऑब्जेक्टिव इन योर लाइफ इज़ ए क्राइम। अगर आप छोटा लक्ष्य रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत छोटा लक्ष्य रखते हैं, तो एक जुर्म है। तो कृपया बाबा साहब की इस बात को समझिए। उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था। हमारे सभी महामानवों का एक ही लक्ष्य था, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को एकजुट करके ब्राह्मणवाद, मनुवाद को ध्वस्त करना, बुद्धमय भारत का निर्माण करना और इस देश के साधन संसाधनों पर, इसके शासन प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया पर समस्त मूल निवासी बहुजनों का पीढ़ी दर पीढ़ी कब्जा करना। हमें एक शासनकर्ता जमात बनाना चाहते थे वो। आइए उसी ओर हम अग्रसर हों, सभी डिफरेंसेस को भुला दें, छोटे छोटे मफाद को छोड़ दें, जाति मफाद को छोड़ दें, जातियों, धर्मों, वर्णों से ऊपर उठें और आइए एकजुट होकर इस लड़ाई को पाए तकमील तक पहुंचाएं। अगर ये मेरा मैसेज आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, हमें प्रोत्साहन दें ताकि हम आगे चलकर भी इस तरह के मिशनरी वीडियोज़ आप तक पहुंचा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपसे रज़ा चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों।